कहते हैं। तो व्हेन ही वाज राइटिंग अ क्रिटिक ऑन रिलीजन एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन आल्सो ही यूज द वर्ड पोस्ट मॉडर्न। तो ये 1914 के बारे के संदर्भ में बात है। फिर तीसरी बात जो हम देखते हैं, तीसरी बार जो आधिकारिक रूप से शब्द का प्रयोग हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1926, 1926 में। अब देखिए 1926 में जब ये शब्द का प्रयोग हुआ था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देन इट वाज यूज्ड बाय बर्नार्ड एडिंग्स बेल, बाय बर्नार्ड एडिंग्स बेल। हम शॉर्ट में कह सकते हैं BI बेल, बाइबल तो नहीं कहेंगे, BI बेल बाइबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ BI बेल, बर्नार्ड एडिंग्स बेल 1926 में उसने इसको लिखा था। उसने इस शब्द का, पोस्ट मॉडर्न शब्द का प्रयोग किया था ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। अर्थात उसने मॉडर्निटी के बाद आने वाले समय को जो डिस्क्राइब किया था, तब उसने पोस्ट मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निज्म नाम के शब्द का प्रयोग किया। तो अर्थात हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसने BI बेल ने, यानी जो बर्नार्ड बेल ने जो शब्द का प्रयोग किया था, इस शब्द का जो प्रयोग किया था, वो जो हमने आपको आरंभ में बताया था कि आधुनिकता के बाद आने वाला काल को हम कहते हैं उत्तर आधुनिक। तो अर्थात इस सेंस में, इस अर्थ में इसने बर्नार्ड बेल ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1926 में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। फिर 1942 में शब्द का प्रयोग किया गया था। एक और विचारक था HR हेज, हेज। आज जो HR हेज था, उसने इस शब्द का प्रयोग किया था एक साहित्यिक आलोचना करने के संदर्भ में। अर्थात जब वो किसी साहित्यिक रचना की जब वो आलोचना कर रहा था, यानी कहेंगे टीका, जब वो लिख रहा था, कमेंट्री लिख रहा था, तो वो थोड़ी जो कमेंट्री थी वो ट्रेडिशनल पैटर्न से अलग हटकर थी। और वहाँ पर उसने लिखा, जिस प्रकार की उसने जो किया, कमेंट जो प्रस्तुत की है, उसको कहा गया दैट वाज अ पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट वाज डन बाय HR हेज। और 1942 में एक विचारक और है जिसको पीटर ड्रकर कहते हैं। पीटर ड्रकर इज़ अ नोन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज वेल। पीटर ड्रकर इन 1949, 1949 में पीटर और ड्रकर DRUCKER, ड्रकर, पीटर ड्रकर ने इस शब्द को प्रयोग किया और कहा कि वास्तव में देखा जाए कि पोस्ट मॉडर्निज्म का ये पोस्ट मॉडर्निज्म इस दुनिया में जो फोर्सफुली जो आई है, अर्थात प्रभावशाली तरीके से आई है, वो था 1937 टू 1957। 1937 से लेकर 1957 के मध्य इस विचारधारा को काफ़ी प्रबल रूप से ये स्वीकार किया गया इस दुनिया के द्वारा। सो देयरफॉर ही सेज फ्रॉम 1937 टू 1957 पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज एक्सेप्टेड इन अ बिग वे बाय द वर्ल्ड। ये कहता है पीटर ड्रकर, और उसके रीजंस बताता है। पहला वो रीज़न बताता है कि क्यों कहता है, क्यों प्रभावशाली तरीके से उसको स्वीकार किया गया। पहली बात ये बताता है कि बिकॉज नंबर 1 बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी। अर्थात राइज ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी अर्थात एक पढ़े लिखे समाज का उद्भव पढ़े लिखे समाज का उद्भव। पहला रीज़न बताता है पढ़े लिखे समाज का उद्भव हुआ था इसी 20th सेंचुरी के आरंभिक शताब्दियों में, आरंभिक दशकों में। इन द इनिशियल डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी द राइज ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी बिकेम वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पहली बात, पढ़ा लिखा समाज बनकर आया तो उसने अपना दिमाग चलाया, उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू किया, बहुत सारी बातों को उसने अस्वीकार करना शुरू कर दिया जो उसको अपने दिमाग के अनुसार, अपने मस्तिष्क के अनुसार ठीक नहीं लगता था। तो पहली बात तो ये था द राइज ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी। नंबर 2 वो कहता है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। दूसरी बात कहता है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब देखिए जो डिक्लाइन बता रहा है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स, वो इसके लिए वो एक खास वो बताता है, और वो ये कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न सिस्टम्स को कहता है जो डिक्लाइन आ रहा है, वो कहता है वास्तव में इट इज़ द डिक्लाइन ऑफ द नेशन स्टेट, द डिक्लाइन ऑफ द नेशन स्टेट।
अर्थात जो नेशन स्टेट हम जब कहते हैं, कहता है कि जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, उस वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में जो विशेष बात ये थी, अर्थात कि वो नेशन स्टेट जो था, उस नेशन स्टेट के आप कह लें कि स्ट्रक्चर में के गिरावट आने लगी। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम थे, दे बिकेम साइंटिफिक सिस्टम्स, है ना। जैसे हमने शुरू में बताया कि बिहेवियरलिज्म था, पॉजिटिविज्म था, इन सारी चीज़ों ने ये पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को बल दिया, चाहे वो डेविड ईस्टन की विचारधारा हो, चाहे गैब्रियल एमेंट की थी। लेकिन जब वो कहता है द डिक्लाइन ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम, इसका तात्पर्य है कि जो राष्ट्रीय राज्यों का जो पराभव शुरू हुआ था, राष्ट्रीय राज्य, कहता है कि जो राष्ट्रीय राज्य क्या होते हैं, उसमें ज़्यादातर आप कह लीजिए कि उसमें कल्चर होता है, स्पिरिचुअल होता है, उसमें अपनी मान्यताएं होती हैं। जो नेशन स्टेट होता है, अर्थात वहाँ पर पूरी तरह से विधियों पर शासन नहीं चलता है, संधियों के आधार पर संबंध नहीं बनाए जाते हैं दुनिया के अन्य देशों से। तो इसलिए कहता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम्स हो जाते हैं, तब पाश्चात्य देशों में स्थिरता आई। लेकिन जब तक वो नेशन स्टेट थे, तब तक ये बहुत ये आपके लिए कि सफल तरीके से काम नहीं कर पाए। और जैसे जैसे नेशन स्टेट में गिरावट आती गई, वैसे वैसे पोस्ट मॉडर्निज्म भी आगे बढ़ता गया। क्योंकि जो नेशन स्टेट होता है, अर्थात उस स्टेट में जहाँ पर धर्म का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर आध्यात्म का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बौद्धिकता का रोल कम हो जाता है। देयर द रोल ऑफ यू कैन से रेशनलिज्म गेट्स लेसेंड। लेकिन कहता है कि जैसे जैसे नेशन स्टेट का गिरावट होती गई, कमी आती गई, वैसे वैसे मैच्योर स्टेट्स का राइज होता चला गया। द राइज ऑफ द मैच्योर स्टेट्स, द राइज ऑफ द थिंकिंग स्टेट्स। तो इसलिए वो कहता है कि जो ये जिस नेशन स्टेट जैसे डिक्लाइन हुए हैं, जब जैसे जैसे डिक्लाइन हुए, वैसे वैसे पोस्ट मॉडर्निज्म बढ़ता गया। और तीसरी बात वो कहता है द डिक्लाइन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर्स, द कोलैप्स ऑफ द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर्स। और जब वो ये बात बताता है तो इसमें वो तो जब वो बताता है कि द कोलैप्स ऑफ द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर्स के बारे में बता रहा है, तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर्स हैं, again they were not driven by an element of maturity, by the element of rationalism. Rather they were driven, they used to be driven by the local practices, by their emotions, by their sentiments, and not by any kind of rational thinking. इसलिए वो कहता है कि जब पोस्ट मॉडर्निज्म को ग्रो करने के लिए अच्छा मौका तब मिलता है, या तब मिला, जब rise of educated society भी, the downfall of the impact of religion और spiritualism और emotionalism, ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण और एक कारण और बताता है, यानी चौथा कारण ये है कि the rise of the international development, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास का उद्भव भी। अब ये बता रहा है, ये रीजंस उसके द्वारा बताए गए हैं ना, द राइज ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो अब ये किस तरह से बात कर रहा है, द राइज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास का महत्व के बारे में बता रहा है। और इसके बारे में उसके अपने और अलग प्रकार के तर्क भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर पीटर ड्रकर ने ये 4 रीजंस बताए हैं वाई पोस्ट मॉडर्निज्म बिकेम अ मोर सक्सेसफुल फिलॉसफी ड्यूरिंग द 20th century एंड मोर पर्टिकुलरली फ्रॉम 1937 to 57। तो ये इसकी कुछ मूल्य मान्यताएं हैं, इसके उत्तर आधुनिकता वाद के विचारधारा की। तो आप इसको ज़रूर पूरा से ध्यान से पढ़िएगा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एंड परहैप्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इंटरेस्ट, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू विल बी एबल टू एनहांस योर नॉलेज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और इससे संबंधित
काफ़ी विचारक भी, जैसे हमने आपको बताया था, भी कुछ विचारकों के नाम तो इस लेक्चर के दौरान ही हमने आपको स्पष्ट कर दिए, जैसे जॉन वॉटकिंस चैपमैन हुए, जी.एम. थॉमसन हुए, एच.आर. हेज हुए, बर्नार्ड एडिंग बेल हुए, और इस तरह के अन्य विचारक हैं। हाँ, इसमें डेरिडा जेक्स डेरिडा का बहुत बड़ा नाम आता है। ही इज़ अ सेलिब्रेटेड फ्रेंच फिलोसफर जेक्स डेरिडा, DERRIDA, जेक्स डेरिडा। फिर इसमें नाम आता है माइकल फोकॉल्ट। अगला नाम है फूको, है ना, फूको, FUKO, फूको, माइकल फोकॉल्ट, है ना। अच्छा, जॉन फ्रांसवा ल्योतार्ड, बस आप ल्योतार्ड के नाम जानिए, LYOTARD, ल्योतार्ड, है ना। रिचर्ड रॉटी, है ना, इज अनदर थिंकर, रिचर्ड रॉटी, RORTY, रिचर्ड रॉटी। तो ये बहुत सारे अन्य विचारक हैं, और फ्रांस के इसके बहुत सारे विचारक हैं। विशेष रूप से फ्रांस से इसके नए विचारक और बड़े प्रभावशाली विचारक रहे हैं उत्तर आधुनिकतावाद को आगे बढ़ाने में। हालांकि दुनिया के अन्य देशों के भी विचारकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो डियर स्टूडेंट्स, with this I come to the end of the lecture, and I hope that you must have heard my lecture carefully, and now you are going to follow it carefully as well, and please go through my lecture once again very properly, and try to supplement your knowledge from other sources as well. And with this I close my lecture for today, and I will be back with you very soon and with another topic. Thank you so much. Bye.